आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन है। फंक्शन हम फर्स्ट सेमेस्टर में डीपली सेक्शन ए और सेक्शन सी हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट वही है। हम जो सिंपल लैंग्वेजेस में हम फंक्शन की बात करते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन ये है कि फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब सेक्शन सी को तो मैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, उनको तो आइडिया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डोमेन एंड रेंज का। सेक्शन बी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। काइंडली अगर स्टूडेंट्स मेरी आज की लेक्चर सुन रहे हैं तो मुझे काइंडली आप बता दें आप सेक्शन ए में क्या क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि मैं उसी मुताबिक से आप लोगों को पढ़ाऊँ। क्या क्या आपको वो समझ आया, क्या समझ नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन एफ़, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। सिंबॉलिकली वी राइट इट एज एफ। ठीक है, एफ द फंक्शन f from x to y and read it as function is a function from x to y। अब क्या है, ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस डेफिनेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। अब क्या है, हमारे पास फंक्शन होता क्या है, मैंने सिंपल किया। हम जो x है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आ फंक्शन फ्रॉम सेट x, यानी सेट x से, यहाँ पे देखिए, सेट x से सेट y की तरफ एक फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम सेट x से सेट y की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, y की वैल्यूज़ हमेशा डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास x ये भी एक सेट है और y ये भी एक सेट है। ठीक है, सेट का आपको पता है कि सेट हमारे पास क्या होगा, तो ये भी x भी सेट है और y भी सेट है। ठीक है, तो इस x में से हम कोई एलिमेंट लेंगे फॉर सपोज x, इस x में से हम कोई एलिमेंट लेंगे फॉर सपोज y। ठीक है, इस सेट में हम x वैल्यू लेंगे फॉर सपोज दैट इज़ x, और इससे हम वैल्यू लेंगे दैट इज़ y। यानी क्या हम कहेंगे, x बिलोंग्स टू, ये सैम्पल शो करता है बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। ये सिंबल अब शो क्या कर रहा है, बिलोंग्स को शो कर रहा है कि भाई ये जो x है ये सेट x से बिलोंग कर रहा है, y से बिलोंग कर रहा है। किस तरह कि जो सेट y की वैल्यूज़ है वो हमेशा किसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, x की वैल्यूज़ पे। हम जो अभी हम x की जो वैल्यूज़ लेते हैं वो हम फ्रीली लेते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। अब x क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, हम पे डिपेंड कर रही है। जो भी हम इसको वैल्यू देना चाहे, y की वैल्यूज़ क्या है, फिर x पे डिपेंड कर रही है। क्या है, x की वैल्यूज़ हम फ्रीली असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और y की वैल्यूज़ डिपेंड करती है x पे। यहाँ पे भी देखें, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 3x+1, y इज़ इक्वल टू 3x+1 एक फंक्शन है। अब फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे x को ले लूँ 1, x को मैं 1 ले लूँ, तो देखिए कि y की क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए इस फंक्शन में x कहाँ पे है, 3x, x यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 1+1। ठीक है, तो ये फर्दर y की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 3+1 एंड y इज़ इक्वल टू 4। देखो x को मैंने 1 लिया, इंडिपेंडेंटली एक वैल्यू मैंने ली 1। अब 1 जब मैंने इस फंक्शन में को 1 असाइन किया, यानी x की जगह मैंने 1 लिया, तो देखिए y मेरे पास 4 आया। अब देखें यही है ना कि मैं इसकी आप अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो डेफिनेशन क्या, इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x in x अ यूनिक एलिमेंट y in y। क्या है कि हम x को एक वैल्यू देते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक y का यूनिक एलिमेंट आ जाता है। अब मैं x को एक 1 दिया तो रिज़ल्ट हमारे पास 4 आया। क्या y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। सेम एज इट इज़, अगर मैं यहाँ पे x को वैल्यू दूँ 2 दे दूँ इस फंक्शन में, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू 3 × 2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6+1 और y की वैल्यू आई 7, यानी x को जब मैंने 2 लिया तो y क्या आया, 7। अब देखिए यहाँ पे कि सेम एज इट इज़ मैं वैल्यूज़ देती रहूँगी, तो जो वैल्यूज़ मैं दूँगी तो y की वैल्यू फिर उसी x पे डिपेंड करेगा। अब मैंने जैसे x को 2 लिया तो y क्या आया, मेरे पास 7 आया। तो ये मेरे पास क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन था कि क्या है, x की वैल्यूज़ जो है हम जो है यूनिक है, क्या दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ x in x अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y in y। क्या है कि हम x को जो वैल्यूज़ देते रहेंगे तो एज अ रिज़ल्ट y की भी एलिमेंट्स हमारे पास आते रहेंगे, डिपेंड करते x पे।
अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास देखें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जैसे हमारे पास था y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये 3x प्लस 1 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, तो क्या है यहाँ पे आप देखिए y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x प्लस 1। किसका है, ये x का फंक्शन है। अब ये क्या है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह आपने लिखना नहीं इसको, आपने इसको इस तरह लिखना है, एफ ऑफ एक्स इंडिकेट्स दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्या कर रहा है कि y जो है x का फंक्शन है। क्या है, y डिपेंड कर रहा है वैल्यूज़ ऑफ x पे। हम जो भी वैल्यूज़ x को देते रहेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास y की वैल्यूज़ आती है। द क्वांटिटी इन x इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f एंड द क्वांटिटी y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, ठीक है। क्या है, हमारे पास जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x को हम इंडिपेंडेंटली वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और y की वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं x पे। आप सिर्फ ये देखेंगे कि x को हम फ्रीली वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं और y की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही है x पे, ठीक है। फॉर सपोज आप यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास ये भी हो सकता है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो ये क्या होगा, y हमारे पास एक्स स्क्वेयर होगा, इस तरह से। तो ये क्या होगा, डिफाइंस अ फंक्शन एफ दैट एसोसिएट द नंबर एक्स स्क्वेयर विद द नंबर। अब देखो हम x को जो वैल्यूज़ देते रहेंगे, फॉर सपोज अगर हमने x को वैल्यू दी 3, x को वैल्यू दी 3 का हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आया 9। और अगर हमने f को वैल्यू दी √2, देखो हमने x को, जहाँ अभी x था, x की जगह हमने क्या लिखा, √2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की, कि डोमेन और रेंज हमारे पास किस तरह के होंगे। फॉर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि वाई किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। वाई किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। फॉर सपोज y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जैसे हम क्या करते हैं, अभी हम डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। डोमेन वो है जो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, रेंज हमारे पास क्या है, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम एक टेबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे साइड पे, यहाँ पे साइड पे हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को, ठीक है। फॉर सपोज़ अगर यहाँ पे मैंने लिया, हमारे पास ये फंक्शन है, फॉर सपोज़ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देती हूँ। अगर मैं इसको x को 1 का नाम दूँ, x इज़ इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे मैं 1 ले लूँगी, ठीक है। तो 1 पे मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ 1 पे ये मेरे पास क्या दे रहा है, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1। बल्कि फॉर सपोज़ मैं इसको y लिख देती हूँ, एफ ऑफ 1 नहीं लिखती, y लिखती हूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैंने x को 1 लिया, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 का स्क्वायर आया, और अगेन ये मेरे पास 1 आया, y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। यहाँ पे मैंने x को क्या लिया, 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं x की वैल्यू लूँ 2, x की वैल्यू 2 लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। अगर मैं x को ले लूँ -2, x को ले लूँ -2, तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ क्या है, x को अगर मैंने 1 लिया, x को मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। x को मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आई। x को मैंने -2 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y को, अगर x को मैं अगेन अगर 3 ले लूँ, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 9, ठीक है। तो 3 पे मुझे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो x है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये हमारे पास सेट ऑफ डोमेन है, और ये हमारे पास सेट ऑफ रेंज है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया डोमेन एंड रेंज का, कि जो ये हमारे पास क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट है। अब क्या है, हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन हमारे पास किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। हम कुछ ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल। अब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं सेक्शन सी और सेक्शन ए को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये जस्ट 6 आ रहा है। 6 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग पॉसिबल है ही नहीं। अगर इसके साथ कुछ x लगा होता तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी। अब ये 6 है तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये चेंज नहीं होता। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें कोई चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट नंबर, ठीक है। जैसे कांस्टेंट हमारे पास 6 है, 1 है, 0 है, 2 है, ये हमारे सब क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के क्या हमारे पास शो कर रहा है, एक कांस्टेंट नंबर को। जैसे यहाँ पे 6 है तो के हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। क्या है कि फंक्शन सिर्फ एक नंबर पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ एक नंबर होता है उसमें, क्या है, जैसे 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अलजेब्रिक में क्या है, देखिए इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। एक्स क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1। ये क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स मौजूद होते हैं। अब x क्या है, जिसमें जैसे x है, वेरिएबल्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे x माइनस 3, 5x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1, ये सब हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यानी जैसे हमारे पास ये x है, यहाँ पे जो ये x है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर फंक्शन। आप पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 1, यहाँ पे इसने बात की डिग्री 1 की। डिग्री 1 क्या है कि इसका जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर, इस पूरे फंक्शन में x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो है x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 इन्वॉल्व है और यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक में क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी पूरे होल फंक्शन में, पूरे होल एक्सप्रेशन में। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे देखें, x³ है, x² है और x की पावर 1 है, तो ये क्यूब जो इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर है x की जो 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक क्यूबिक फंक्शन होगा। अब रैशनल फंक्शन, द फंक्शन विच आर इन द फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाई qx, ठीक है, r ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। जैसे कैसे, x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई x², तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। क्या उसके p ऑफ x का, ये हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू है, ये हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल एक रैशनल फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो, जैसे साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, कोसिकेंट ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हमारे पास इन्वर्स फंक्शन मौजूद होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे इन्वर्स क्या है, इन्वर्स का मतलब क्या हो जाता है कि कॉस के ऊपर एक छोटा सा -1 लग जाता है, जो हमें शो करता है कि हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इस तरह के फॉर्म में होते हैं, a ऑफ एक्स 3 टू द पावर a ऑफ x, ठीक है। तो ये इस तरह के फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। खैर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्किप कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में जो है हमारे पास क्या होगा, इस तरह के कुछ फंक्शन होंगे, उसमें साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी
कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी और टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी। ये मैं क्लास में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ सेक्शन बी के लिए फिर से डिस्कस कर रही हूँ। सेक्शन सी तो ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुकी है, बल्कि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर चुकी है। अब क्या है, इन ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। साइन के लिए ये वैल्यू आपने याद रखनी है, कॉस के लिए ये वैल्यू आपने याद रखनी है और टेंजेंट के लिए आपने ये वैल्यू याद रखनी है। जब आपको ये वैल्यूज़ हाइपरबोलिक की ये वैल्यूज़ याद रहेंगी तो आप इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट्स है, ठीक है, प्रूव्ड रिजल्ट्स है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो क्या है, हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इस चीज़ को लेके इस साइड को लेके हम इस साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। हम कैसे करेंगे, हमने अभी मैंने बताया कि इनके रिजल्ट साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करूँगी, मैं ये टर्म ले रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं लूँगी साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू लूँगी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू लूँगी, प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू लूँगी। इन दोनों की वैल्यूज़ मैं लूँगी। देखें यहाँ पे क्या हुआ, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये, दरमियान में प्लस का साइन, और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये। फिर उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगी, इनका मैं एलसीएम ले लूँगी। जब मैं एलसीएम लूँगी तो इनमें कैंसिलेशन हो जाएगी। कौन से टर्म कैंसिल होगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ई ऑफ एक्स और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आ जाएगा। देखिए मेरे साथ जो है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। एक दूसरा क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, ये जो माइनस के लिए जो करना था वो आपने खुद करना है। ये सेक्शन सी तो कर चुकी है, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है। फिर उसके बाद मेरे पास है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, अ फंक्शन in which x and y expressed as function of the third variable is called the parametric function. For example, the function defined by the equation x is equal to 80 square, y is equal to 280, ठीक है। अ फंक्शन क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, उनको हम क्या करेंगे, एज अ थर्ड वेरिएबल एक्सप्रेस करेंगे। क्या हम क्या करेंगे, उसको थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेंगे, रिप्लेस करेंगे विथ थर्ड वेरिएबल। अब x को भी हम रिप्लेस करेंगे थर्ड वेरिएबल t के साथ, y को भी हम रिप्लेस करेंगे थर्ड वेरिएबल t के साथ। जैसे हमने क्या किया, x को हमने a² लिया, अब t क्या है हमारे पास, एक थर्ड वेरिएबल है। अब y को हमने क्या लिया, 280। अब a और 2a यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है, t हमारे पास एक वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको रिप्लेस करेंगे थर्ड वेरिएबल के साथ। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि x को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं विथ थर्ड वेरिएबल t के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एक क्वेश्चन है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ t एंड y इज इक्वल टू 2 sin ऑफ t, रिप्रेजेंट द इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, हमारे पास x की वैल्यू उसने दी है 2 cos ऑफ t और y की वैल्यू दी है उसने 2 sin ऑफ t, ठीक है। रिप्रेजेंट द इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 cos ऑफ t है, y की वैल्यू 2 sin ऑफ t है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी हैव। अब हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 cos ऑफ t, वो हम इधर लेंगे। y की वैल्यू क्या है, 2 sin ऑफ t, वो हम इधर लेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x² प्लस y², हमें क्या चीज़, किस चीज़ के इसको इक्वल लाना है, 4 के इक्वल लाना है। तो हम ये वाला साइड लेंगे, x² प्लस y² वाला साइड लेंगे। x की वैल्यू 2 cos ऑफ t है, y की वैल्यू 2 sin ऑफ t है। तो x की वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 cos ऑफ t प्लस 2 sin ऑफ t, y की वैल्यू क्या थी, 2 sin ऑफ t। अब क्या है, ये स्क्वायर अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और cos के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 और साइन के ऊपर फिर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ t। अब जो है 4 बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन, अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos² ऑफ t प्लस sin² ऑफ t। और हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में cos² ऑफ t प्लस sin² ऑफ t हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, कॉस स्क्वेयर ऑफ टी साइन स्क्वेयर। फर्दर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 और 4 1 ज़ा 4। देखिए हमारे पास ये राइट साइड प्रूफ हो चुका है। हमने क्या किया, सिंपल हमने ये वाला इक्वेशन लिया, इसमें हमने जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन थी, वाई की वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने क्या किया, एक्स की भी वैल्यू ली, वाई की भी वैल्यू ली और हमने सिंपल इसको सॉल्व किया। ए वाला इक्वेशन लेके, एक्स की वैल्यू लेके, वाई की वैल्यू लेके हमने इसको सॉल्व किया और रिज़ल्ट हमारे पास 4 आया। अब